सौतन मेरी सहेली ही थी और हम दोनों मिलजुल कर ही रहते थे ताकि किसी एक की औलाद हो जाए। लेकिन हम दोनों के 5 साल बाद भी औलाद नहीं हुई थी। एक दिन रास्ते में एक अंधी औरत हमसे टकराई। कहने लगी कि 1 रुपए दो और एक बेटा ले लो। मेरी सौतन ने मजाक उड़ाते हुए 1 रुपए नीचे फेंक दिया। बुढ़िया बोली, बेटा तो तुझे मिलेगा, लेकिन वैसा ही जैसा ये सिक्का है। कुछ टाइम बाद वाकई उसके यहाँ पर एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन उसकी शक्ल देखकर हम दोनों के कदमों तले से जमीन ही निकल गई थी। मैं और मरियम बाजार जा रहे थे। मेरी सास ने हमें रोकने की कोशिश की। तुम दोनों कहाँ जा रही हो, मुझे घर में अकेला छोड़कर? तो मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने कहा कि तुम चली जाओ, मैं माँ के पास रुक जाऊंगी। तो मरियम ने मुझे डांट दिया और कहने लगी कि जाना है तो हम दोनों एक साथ ही जाएंगे और तुम बुढ़िया की फिक्र मत करो, कुछ नहीं होता इसे। वो ऐसी ही थी, जो मुंह में आता था वो वही बोल देती थी और सामने वाले पर उसका कैसा असर पड़ता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मरियम मेरी सहेली थी और मेरी सौतन भी थी। हम दोनों इतने प्यार से रहते थे कि देखने वाले को लगता था कि हम दोनों बहनें ही हैं और लोग हमारे मिसाल देते थे। वो दुनिया वालों के साथ कितनी कड़वी ही क्यों ना हो, लेकिन मुझसे प्यार से ही बात करती थी और उसने मेरे साथ कभी भी गलत तरीके से बात नहीं की थी। अभी भी उसने हम दोनों का साथ ही दिया था और जबकि मैंने उसे घूर कर देखा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कहने लगी कि तुम छुप कर बाहर चलो और माँ को मैं समझा कर आती हूँ। मुझे मरियम की बस यही बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वह बड़ों का अदब नहीं करती थी, किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझती थी। मैं उसे समझती रहती थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि फितरत नहीं बदली जा सकती, तो मेरा यही ख्याल था कि वह भी अपने आप को कभी बदल पाए। खैर, हम दोनों बाजार आ गए थे और कुछ ज़रूरी खरीदार करने लगे थे। अभी हम वापस जाने के लिए मॉल से बाहर ही आए थे कि एक औरत हमसे बुरी तरीके से टकरा गई थी। मरियम ने उसे अपने अखलाक के मुताबिक उसे बातें सुनाई थी और वो कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधी हूँ, मैंने आपको देखा नहीं, इसी वजह से गलती से टकरा गई हूँ। मुझे बहुत तरस आया और अफसोस हुआ कि उसके साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने उसे उठाया और कहा कि आपको कहाँ पर जाना है, हम छोड़ देते हैं। वो कहने लगी कि मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है, मैं तो लोगों से 1 रुपए लेती हूँ और बदले में उनको दुआ देती हूँ। तुम लोगों को क्या चाहिए? तो मेरे मुंह से निकल गया कि मुझे बेटा चाहिए। वह अंधी औरत कहने लगी, 1 रुपया दो और एक बेटा ले लो, मैं तुम्हारे हक में दुआ करूंगी तो तुम्हें ज़रूर बेटा मिल जाएगा। ये सुनकर मरियम हंसने लगी और कहने लगी कि क्या तुमने हमें पागल समझा है? अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए तो वैसे ही मांग लो, ये बेटे वाली बात करने की क्या ज़रूरत है? पहले तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती, लेकिन जो तुमने 1 रुपया ही मुझसे मांगा है तो मैं तुम्हें 1 ही रुपया दूंगी। अपना हाथ आगे करो। उस अंधी औरत ने अपना हाथ आगे किया तो मरियम ने जानबूझकर उसके हाथ से वो सिक्का गिरा दिया और कहने लगी कि लोग 1 रुपया तो नीचे गिर गया, लेकिन अब ये तुम्हारा ही है, इसे ढूंढ कर उठा लो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि उस औरत के साथ मरियम ने इतना गलत रवैया क्यों किया है। उस अंधी औरत ने झुककर रुपया उठाया और कहने लगी कि तुमने सिक्का तो दे दिया है, तुम्हें बेटा ही पैदा होगा, लेकिन जैसा सिक्का है वैसा ही होगा। मैं उसकी बात पर एकदम से दहल कर रह गई थी। मुझे उस औरत की ये बात अलग सी लगी थी। मैं उससे बात करना चाहती थी, लेकिन मरियम मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहाँ से ले गई थी। उसके दिमाग से तो शायद वो बात निकल गई थी, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार वही औरत वाली बात गूंज रही थी। अगले दिन मरियम की तबीयत खराब हुई तो हम उसे अस्पताल लेकर चले गए और सबको ये खुशखबरी सुनने को मिली कि वो माँ बनने वाली है। 5 साल बाद ये खुशखबरी सुनकर तो हम सब की खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। खास तौर पर मेरे पति का और मेरी सास की तो खुशी के मारे आंसू ही निकल आए थे। मैं और मेरे दिल में तो यही बात आ रही थी कि कल इस औरत ने जो दुआ दी थी कि 1 रुपया दो और एक बेटा लो, लगता है वो कबूल हो गई है। मुझे पछतावा होने लगा कि मुझे भी उसे 1 रुपया दे देना चाहिए था, तो शायद आज मेरे आंगन में भी बेटे की कुछ खबर मिल जाती। मैं उसी टाइम सबको अस्पताल में छोड़कर चुप करके वहाँ से बाहर निकल गई और इस मार्केट में आ गई, ताकि वो अगर आज मुझे औरत नजर आए तो मैं उसे 1 रुपया देकर बेटे की दुआ ले लूँ। लेकिन वह मुझे कहीं पर भी नजर न आई थी, तो मैं मायूस होकर घर वापस आ गई। 9 महीने पलक झपकते ही गुजर गए, कैसे हमें पता ही नहीं चला। उस दिन मरियम की डिलीवरी होनी थी और उसी दिन मुझे वह औरत अस्पताल के गेट के बाहर नजर आई, तो मैं हैरत में पड़ गई थी। मैं भागते हुए उसके पास आई और वो कहने लगी थी, तुम्हारी दोस्त के बेटा होने वाला है, लेकिन उसे बेटा वैसा ही मिलेगा जैसे उसने मुझे रुपया दिया था, जाकर उसे बता दो। अब तो मेरी हैरानी की इंतहा ही ना रही थी कि वह कौन थी और उसे ये सब कैसे मालूम था। वह तो देख भी नहीं सकती थी, तो उसने मुझे कैसे पहचान लिया था। इतनी देर में मेरे पति ने मुझे आवाज़ दी तो मैं अंदर चली आई थी। मुझे डर लगा कि जब मरियम का बेटा पैदा हुआ तो उसे देखकर तो मेरे कदम तलों से ज़मीन निकल गई। मैं भागती हुई बाहर गई तो वह औरत अभी भी वहीं पर अस्पताल के बाहर ज़मीन पर बैठी हुई थी। मेरे कदमों की आहट सुनकर कहने लगी कि तुम्हें याद है ये सब कुछ शुरू हुआ, तुम्हें अपने पति की दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी,
उसकी बात सुनकर मेरे दिमाग में 5 साल पहले का वो मंजर आगे आ गया था। मासी के पल्ले खुल गए थे। मेरी सास में घर ने शोर मचाया हुआ था और वजह थी मेरी रिपोर्ट। मेरी रिपोर्ट ठीक आई थी, लेकिन मेरी सास का कहना था कि मेरी रिपोर्ट गलत बनवा कर आई है और मुझ में औलाद पैदा करने की सलाह नहीं है। मैंने उसे समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की कि डॉक्टर ने ही कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ऊपर वाले के यहाँ से देर हो रही है। लेकिन वह किसी भी सूरत में ये मानने को तैयार ही नहीं थी। वो कहने लगी कि आज आने दो अपने पति को, उससे तो बात कर कर ही रहूँगी। अगर आज उसने दूसरी शादी के लिए हाँ ना करी तो मेरा मरा हुआ मुँह देखेगी। और यह सुनकर तो मैं घबरा ही गई थी कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा पति अपनी माँ का बहुत ज़्यादा कहना मानता था और मैं ही सब कुछ जानती थी। लेकिन अब मैं उसे इतनी बड़ी बात कैसे कह देती, ये सोचकर ही मैं डर गई थी कि अगर मेरे पति ने अपनी माँ की बात मान ली तो क्या होगा। और मेरी तरह वह भी जानता था कि उसकी माँ अपने इरादों की बहुत पक्की है। अगर उसने ये बात कह दी कि तू अपनी माँ को इस मुश्किल में नहीं डालेगा तो वो तैयार हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगी। अब तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहा था। इतने टाइम में मैं अपने पति को रोक ही रही थी और वह मेरे खातिर अपनी माँ से लड़ता रहता था, और यही हुआ जिसका मुझे डर था। शाम को मेरा पति काम से वापस आया तो मेरी सास कहने लगी कि आज तो तुम्हें फैसला करना ही होगा, या तो तुम दूसरी शादी के लिए हाँ कर दोगे या फिर अपनी माँ का जनाजे को कंधा दोगे। और मैं बाहर खड़ी होकर बातें सुन रही थी तो मेरे सास ने जल्दी से दरवाज़ा वहीं पर बंद कर दिया ताकि मैं उसकी बात न सुन सकूं। मैं बहुत परेशान होकर अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि अब ऐसा क्या करूं कि मैं अपना घर बचा लूं और मुझे सौतन का अजाब ना भुगतना पड़े। लेकिन मैं जानती थी कि अब होगा ये वही जो मेरी सास चाहती है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी और बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारियां भी बहुत थी। और मैं पढ़ने के साथ साथ स्कूल में नौकरी कर लेती थी ताकि मैं अपने घर वालों का बोझ उठा सकूं। मैं अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाया लिखाया और उनकी शादी की जब तक कि मैं अपने सारे फ़र्ज से फ्री हुई तब तक मेरी उम्र 30 साल तक हो चुकी थी। अब मेरे रिश्ते आने भी बंद हो चुके थे तो मुझे भी एहसास हो रहा था कि मैं अपनी शादी को देर करके बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। लेकिन फिर अचानक से एक रिश्ता आया। पता चला कि सिर्फ लड़के की माँ ही है और उसके बाप का देहांत को काफ़ी टाइम हो चुका है और उसका कोई बहन भाई भी नहीं है। लड़के की उम्र 35 साल थी और मुझे लगा कि ये मेरे लिए हिसाब से अच्छा रिश्ता है। और मेरे माँ बाप में भी इस ख्वाब से कि अगर इसको ठुकरा दिया कि कहीं मेरी बेटी का रिश्ता ना होगा, तो इसलिए जल्दी से हाँ कर दी थी। मेरे पति का नाम लतीफ़ था और हम दोनों की अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी और हम दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्यार था। और शादी के शुरू दिनों में ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरी सास एक जल्लाद औरत है और उसने अपने बेटे को अपने काबू में कर रखा है। मेरे पति भी अपनी माँ का बहुत अच्छा कहना मानते थे और उसके हर हुक्म को फ़र्ज समझते थे। शादी को 1 साल हो गया तो मेरी सास ने दबे लफ्ज़ों में हमसे औलाद की फरमाइश कर दी, तो हम दोनों ही बहुत परेशान हो गए थे कि हम दोनों की तो पूरी कोशिश थी लेकिन ऊपर वाले के यहाँ से देर थी। मेरी सास कहती कि पहले ही मैंने अपने बेटे की शादी बहुत देर से की है, तो अब मैं यही चाहती हूँ कि उसकी जल्द से जल्द कोई औलाद पैदा हो जाए। मेरा बेटा तो अकेला है, उसका कोई बहन भाई नहीं है, तो मैं उसका वारिस चाहती हूँ। तुम दोनों बहुत ही जल्द से जल्द पोते की खुशखबरी दे दो। लेकिन 2 साल तक भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आई थी। अब मेरी सास हर वक्त यही रट लगाए रहती थी कि मेरी सास ने मुझे बातें सुनानी भी शुरू कर दी थी कि मैं बड़ी उम्र की लड़की से शादी करके इसलिए इसकी वजह से माँ बनने के काबिल ही नहीं है। और मेरा पति अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोलता था, लेकिन अब वह मेरी भी हिमायत में बोलने लगा था और ये मेरी सास को हरगिज़ भी मंजूर नहीं था। दिन गुजरते जा रहे थे और मेरी शादी को 3 साल पूरे होने वाले थे, लेकिन अभी तक मैं अपनी सास को पोते की खुशखबरी नहीं दे सकी थी। तो वो मुझे कहने लगी कि मुझे तो शक है कि तुम माँ ही नहीं बन सकती हो। मैंने अपने पति को कहा कि मुझे रिपोर्ट करवा लेनी चाहिए और आज वही रिपोर्ट मैंने अपनी सास को दिखाई थी कि आप देख लो, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है। लेकिन आपका कहना था कि अब उसके सब्र का पैमाना भर चुका है, अब तो वह हर हाल में ही अपने बेटे की दूसरी शादी कर कर ही रहेगी। मैं अपने कमरे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि अब क्या होगा। कुछ देर के बाद मेरा पति कमरे में आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। मैं समझ गई थी कि वह अपनी माँ के सामने हथियार डालकर आ गया है। मुझे कहने लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, मुझे माफ़ कर देना, मैं अपनी माँ को इनकार नहीं कर सकता हूँ, वो भी अपनी जगह मुझे ठीक लगती है, लेकिन मुझे तुम्हारा ख्याल भी आता है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। मेरी खुद की भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि मुझे औलाद हो जाए। मैं 40 साल का होने वाला हूँ और मेरी उम्र के साथ वालों के बच्चे भी जवान हो जाते हैं और मेरी औलाद ही नहीं हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि मुझे अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए। वैसे भी मैं उन्हें तकलीफ़ देने का नहीं सोच सकता। अगर मैं शादी नहीं करा तो वह अपने आप को नुकसान पहुंचा देगी। इतनी देर में मैं सोच चुकी थी मुझे क्या करना होगा। मैंने जब उनसे कहा कि ठीक है, मुझे तुम्हारी दूसरी शादी से कोई एतराज़ नहीं है, तो वे चौंक गए और हैरान हो गए। ये कैसे हो सकता है कि मैं इतनी आसानी से मान गई। लेकिन मैंने ये फ़ैसला बहुत सोच समझ कर लिया था।
मैंने अपने पति से कहा कि तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी, और ये वो है कि तुम मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करोगी। और मैं अपने पति की दूसरी शादी अपने दोस्त से करवाना चाहती थी। उस बेचारी की एक ही शादी हो चुकी थी, लेकिन कम उम्र की शादी की वजह से वो अपने घर भी नहीं संभाल सकती थी, और कुछ टाइम के बाद उसे तलाक मिल गई थी। और जब से उसने दूसरी शादी ना करने का फैसला कर रखा था, मैंने सोचा था कि मैं उसे किसी तरह से मना ही लूंगी। अगर कोई औरत दूसरी शादी कर कर आ गई तो वो मुझे 2 दिन के अंदर ही घर से बाहर निकाल देगी और मेरे पति को अपने वश में कर लेगी। अगर सौतन नहीं लानी है तो क्यों ना मैं अपनी सगी सहेली को लेकर आऊं। मैं बहुत मुश्किल से ही अपने दोस्त की शादी के लिए बनाया, और वह तो हरगिज़ नहीं मान रही थी। कहने लगी कि 10 साल हो गए हैं, अगर मुझे दूसरी शादी करनी ही होती तो वह पहले ही कर लेती। जब मैंने उसके आगे हाथ जोड़े कि कोई और लड़की भी तो मेरी सौतन बनकर आएगी, तो तुम क्यों नहीं, तुम मेरी वजह से शादी के लिए मान गई थी। वो मैंने अपनी सास को बिल्कुल भी नहीं बताया कि वो मेरी दोस्त है। मैं रिश्ते वाले केसरिया के यहाँ शादी तय कर दी थी। शादी हुई और मरियम मेरी सौतन बनकर इस घर में आ गई थी। वो मेरी तरह नहीं थी जो मेरी सास की कड़वी कड़वी बातें सुन लेती। इसलिए जब शादी के 2 साल बाद भी उसके यहाँ पर औलाद नहीं हुई तो मेरी सास अपने बेटे की तीसरी शादी का सोचने लगी। तो मरियम ने उसे साफ साफ कह दिया कि अब अगर तीसरी शादी कर ली तो पुलिस में माँ बेटे के खिलाफ रिपोर्ट कर देगी। हम दोनों साथ साथ रहते हैं, हम दोनों में किसी एक के भी औलाद हो जाए। लेकिन शादी को 5 साल गुजरते जा रहे हैं और ऐसा लगता था कि जैसे औलाद हम तीनों की किस्मत में नहीं है। और फिर जब आपके हम सब मायूस हो चुके थे तो अचानक उस बूढ़ी औरत का हमसे टकराना और बेटे की दुआ देना, और फिर वाकई में मरियम का बेटा पैदा हो जाना, ये सब कुछ मेरी समझ के बाहर था। ये कोई साजिश थी या कोई इत्तेफाक था? उस अंधी औरत को तो मैं नहीं जानती थी और ना ही वो देख सकती थी, तो फिर उसे हमारे घर की एक एक बात के बारे में कैसे खबर थी? जरूर ये कोई पहुंची हुई या बड़ी औरत थी जिसको सब कुछ मालूम था। मुझे कहने लगी, क्या तुम्हें अपने बेटे को देखा है? तो मुझे उसकी शक्ल याद आ गई। मरियम के बेटे को देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। वो हरगिज में भी नॉर्मल बच्चा नहीं था। उसकी शक्ल पर चेचक के दाग थे और उसके होंठ भी कटे हुए थे। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए कि अपनी बद्दुआ वापस ले लो, और मैं जानती हूँ कि मरियम को तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। तुम जो कहोगी उतने पैसे मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन हमारे घर सालों बाद ये खुशी आई है, तुम हमसे ये खुशी मत छीनो, अपनी बद्दुआ वापस ले लो। वो कहने लगी कि इस सूरत में हो सकता है कि जब तुम गले के गहने हर मुझे उतार कर दोगी। मैंने ऐसा ही किया। तो कहने लगी कि चल अब जाओ, दोबारा अपनी सौतन का बेटे के पास जाओ तो मुझे पता चल जाएगा। मैं भागती हुई कमरे में वापस आई और नर्स को कहा कि अभी कुछ देर पहले मेरी दोस्त की डिलीवरी हुई थी, तो उसका बेटा मुझे दिखा दो। तो वो कहने लगी, वो तो मैं उसकी माँ को ही देकर आ गई हूँ, आपके बाकी रिश्तेदार भी यहीं पर है, आप कहाँ पर चली जाओ। मैं भागती हुई माँ के पास गई तो मरियम को मुस्कुराते हुए अपना बेटा मेरे आगे किया तो मेरी जान सुकून में आ गई, क्योंकि वह बच्चा तो बिल्कुल ही ठीक था और उसकी पूरे तौर पर शक्ल सूरत बदल चुकी थी। अब तो मेरे हाथ में एक हसीन बच्चा था जो अपनी माँ और बाप दोनों पर ही गया था। पहले मैंने ये सब मरियम को बताने के लिए सोचा, लेकिन फिर अपना इरादा बदल दिया कि वह तो अभी ऑपरेशन से उठी ही नहीं, तो उसे ये सब कुछ बताने की क्या ज़रूरत है। मैं मरियम के पास अस्पताल में ही रुकी थी और मेरी सास को और पति को घर वापस भेज दिया था। अचानक रात के वक्त मुझे याद आया कि मैं तो मरियम के कपड़े लाना ही भूल गई हूँ। मैं अपने पति को फ़ोन करना चाहा तो मुझे कहने लगी कि अभी तो बेचारे थके हुए होंगे, घर पर गए हैं तो तुम खुद ही जाकर लेकर आ जाओ। ये भी ठीक था कि मैं अस्पताल से निकल आई और अभी सड़क पर पहुंची थी कि अचानक मुझे याद आया कि जिस वक्त में मेरे पैसे थे वो तो मैं अस्पताल में ही छोड़ कर आ गई हूँ। मैं जल्दी से वापस गई, इससे पहले कि मैं वार्ड के अंदर काम कर रखा था। एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। मैंने हल्का सा कमरे का दरवाज़ा खोला तो उस औरत को मरियम के पास बैठा देखकर मेरे कदम तो जैसे ज़मीन में ही गिर गए थे। वो औरत तो शायद अंधी ही नहीं थी, क्योंकि वो मरियम के हाथ पर हाथ मार कर हंस रही थी, और उसने फिर वही जेवर और गहने जो थोड़ी देर पहले मुझसे लिए थे वह मरियम को कहने लगी कि ये लो, जो तुमने कहा था मैंने सब कुछ वैसा ही कर दिया, और जो तुमने कहा था वैसे ही हुआ है। मरियम की आवाज़ आई। वो उससे पूछ रही थी कि उसे शक तो नहीं हुआ है। वो औरत कहने लगी कि नहीं, तुम्हारी सौतन को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ है, वह तो बहुत ही बेवकूफ़ औरत है। मेरे बस एक बार के कहने पर ही उसने ये सब कुछ मुझे दे दिया। मैंने दरवाज़ा खोल कर अंदर आ गई तो वो दोनों ही घबरा गई थी। मैंने चिल्लाते हुए पूछा कि ये कौन है तुम, और ये सब ड्रामा क्या है? तुम दोनों मिलकर ही मेरे साथ क्या खेल खेल रही हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि अंधी औरत ने मुझे पागल बनाया, और इस खेल में मेरी दोस्त भी उसके साथ शामिल थी। मैं तो हैरान थी कि आखिर से हमारे घर के इतने सारे निजी मामलों के बारे में कैसे पता हो सकता है, लेकिन अब पता चला कि सारा किया धरा मेरी दोस्त का ही था। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुमने ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? अगर तुम्हें मेरे सारे गहने ही चाहिए थे तो तुम मुझसे वैसे भी ले सकती थी। मुस्कुरा कर मुझसे कहने लगी कि ये सब कुछ ड्रामा मैं तुम्हारी आंखें खोलने के लिए कर रही थी। तुम पिछले 1-2 साल से किन किन चक्करों में पड़ चुकी हो।
पीरों फकीरों के चक्कर में पड़ गई हो और उसकी हर बात पर अंधाधुंध यकीन कर लेती हो। जिस दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैंने सोचा कि तुम्हारे यकीन को जानती हूँ कि तुम्हें आदत तक झूठे मामलों और फकीरों पर यकीन है, तो मैंने अपना दोस्त को यहाँ सब नाटक करने के लिए कहा था। तुम्हारा ये ख्याल है कि 1 रुपए देने से एक बेटा मिल जाता है? जितने भी लोग इस तरह की बातें करते हैं ये सब लूटने वाले होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने तुम्हें कई बार रातों पर छत पर जाते हुए देखा है और अजीब गरीब बातें करते हुए देखा है। मैं तुम्हें कई बार समझ चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया और मैंने सोचा कि इस बार तुम्हें कुछ सबक सिखा ही दूँ कि देख लो, जिस औरत पर तुमने इतना यकीन कर रखा था उसकी दुआ से मुझे बेटा मिला है, वह औरत भी फ्रॉड ही निकली है। ये मेरी दोस्त है और वो बिल्कुल भी ऐसी औरत नहीं है। औलाद तो ऊपर वाले की देन होती है और अगर तुम इस पर यकीन रखकर मांगोगे तो तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम और आदमी और औरत के पास जाकर गलत रास्ते पर चलकर उसे मांगोगे तो फिर तुम्हें ऐसी मुराद मिलेगी। मुझे उसकी बात समझ में आ गई। मेरा तो वाकई में ही ये यकीन बन गया था कि उस औरत की बात दोबारा से ही मरियम को बेटा मिला है और उसकी बद्दुआ वापस लेने से उसका बेटा खूबसूरत हो गया है, जबकि ये बच्चा पहले ही मैंने देखा था, वह तो उसका बेटा था ही नहीं। और इन दोनों ने ड्रामा सिर्फ मेरी आंखें खोलने के लिए ही किया था और मुझे भी समझ में आ गई थी कि औलाद देना ऊपर वाले के हाथ में है, किसी पीर बाबा के हाथ में नहीं है। घर जाकर मरियम ने अपना बेटा मेरी झोली में डाल दिया और कह दिया कि मेरा नहीं तुम्हारा भी बेटा है। और अब मेरी सास का रवैया भी बदल चुका था और मरियम ने भी अपने रवैये में तब्दीली लानी शुरू कर दी थी। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो नए आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।